नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, लोकसभा के चुनाव जीतकर एनडीए सरकार बना चुकी है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। कैबिनेट में अपने साथियों को ले चुके हैं। पोर्टफोलियो बढ़ चुके हैं। सब कुछ शांतिपूर्वक हो चुका है। अब एक बहुत खास काम जो बचा है, जिस पर निगाह उनके सहयोगी साथियों की और विपक्ष भी ताल ठोक कर मैदान में खड़ा है, और वो है लोकसभा के स्पीकर पद को लेकर। 24 तारीख से, इसी महीने की 24 तारीख से लोकसभा का सत्र शुरू हो रहा है। शुरुआती 2 दिन जो नए सदस्य हैं, सांसद हैं, उनकी शपथ का कार्यक्रम होगा। प्रोटेम स्पीकर उन्हें शपथ दिलाएंगे, और उसके बाद 26 तारीख, 26 जून, संभावनाएं इसी दिन की हैं जब स्पीकर का चुनाव हो जाएगा। और स्पीकर के पद को लेकर खींचतान चल रही है, आरंभ है, मची हुई है। बीजेपी चाहती है कि यह पद किसी भी सूरत में, जो उसके सहयोगी दल हैं, खासकर टीडीपी टीडीपी की निगाह इस पद पर है। चंद्रबाबू नायडू एक बड़े प्लेयर हैं। पहले भी उन्होंने, जब साझा सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी का दौर था, उस दौर में दिखाया या बताया, जतलाया था कि इस पद की क्या महत्ता है। और अभी भी, क्योंकि जिस तरीके का नंबर गेम है लोकसभा में, उसके मद्देनजर बहुत कुछ निर्भर स्पीकर के ऊपर ही रहने वाला है। तो ये कैसे बीजेपी अपने हाथों में रख ले, वो प्रयास कर रही है। और उधर चंद्रबाबू नायडू भी फिलहाल, अभी उन्होंने हार तो नहीं मानी और ना पत्ते पूरी तरह से खोले। नीतीश कुमार अलबत्ता, उनका अभी रुख और रवैया साफ नहीं है, शांत है। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण जो ये मामला मसला है, अभी उलझा पड़ा है। और जो इंडिया है, उसने भी ताल ठोक रखी है। पहले तो निकल कर आ रहा था कि यदि गैर भाजपा चेहरा स्पीकर पद के लिए सामने आता है और एनडीए का कोई जो धड़ा है, खासकर टीडीपी ही उसका इशारा था कि उससे कोई होता है तो कांग्रेस बिना देर किए उसका समर्थन कर देगी। लेकिन अब कांग्रेस की ओर से निकलकर यह आ रहा है कि यदि उसे डिप्टी स्पीकर का पद नहीं मिला तो वो भी चुनाव में अपना उम्मीदवार उतार सकती है। हालांकि डिप्टी स्पीकर का जो पद है, एक परंपरा रही है लोकसभा में विपक्ष को देने की, लेकिन काफी वक्त से ये जो मामला है ये भी उलझा, और ऐसा है कि नहीं दिया गया है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। और अभी जो पिछला दूसरा जो टर्म रहा है नरेंद्र मोदी जी का, उस कार्यकाल में तो ये पद ही रिक्त पड़ा रहा था। तो बहुत दिलचस्प सा एक स्थितियां पैदा होती चली जा रही हैं। और नायडू को रोकने के लिए भाजपा की ओर से डी पुरंदेश्वरी का नाम भी उछाल दिया गया है कि उन्हें डिप्टी स्पीकर पद दिया जा सकता है। लेकिन नायडू ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। तो पूरा का पूरा जो एक बड़ा दिलचस्प सा नजारा बना हुआ है, इसी पर हम आज बात करने के लिए, समझने के लिए, बूझने के लिए चलेंगे एक खास पैनल के पास। एक विशेष पैनल हमसे जुड़ रहा है। उस पैनल में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट श्री सुधीर सक्सेना साहब हैं, हमारे साथ हैं अरुण दीक्षित जी हैं, और रविंद्र सिंह शौरन साहब हैं। राज्यसभा लंबे वक्त तक और लोकसभा को कवर करते रहे। और बाकी हमारे यहाँ चाहे अरुण जी हो और सुधीर जी हो, आपका भी बड़ा दीर्घ अनुभव, और सुधीर जी और अरुण जी ने भी लोकसभा राज्यसभा को कवर अप किया है। मैं शुरुआत करूंगा, सुधीर जी आपसे शुरुआत करूंगा। आप, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो और या फिर नीतीश कुमार हो, दोनों को आप बहुत निकट से जानते हैं, भिज्ञ हैं इन लोगों से। लेकिन अभी जो ड्राइविंग सीट चाहते हैं वो चाहते हैं चंद्रबाबू नायडू। तो क्या कुछ आप देखते हैं, क्या निकल पाएगा, क्या होगा, कैसे होगा? क्या आसानी से भारतीय जनता पार्टी इस पद को भी ले जाने या हथियाने में कामयाब होगी, कि अब कुछ कठिनाइयों का दौर शुरू होने वाला है, मुश्किलात बढ़ने वाली हैं इस सरकार में, खासकर भारतीय जनता पार्टी खेमा जो है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इनकी मुश्किलें बढ़ेंगी, या कुछ आसानी से सब कुछ हो जाने वाला है? सुधीर जी, अनम्यूट कीजिएगा सर, अनम्यूट कीजिएगा। आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही। देखिए संजीव जी, जो चुनाव 24 के जो नतीजे आए, उसके बाद जो घटनाक्रम रहा, दोनों ही चीजें बहुत ज्यादा अप्रत्याशित और विस्मयकारी हैं। अगर आप ईवीएम के खेल को, खेला को, लोचा को, जो कुछ भी हुआ है पृष्ठभूमि में, उसको मद्देनजर रखें तो ये चुनाव के नतीजे सर्वथा भिन्न होते हैं, जो नतीजे हम लोगों को देखने को मिले हैं।
जितने वोट पड़े उससे अधिक की गिनती कुछ जगहों पर हुई है। अभी बंबई में तो ये मामला सामने आया है कि रिमोट कंट्रोल जो था काउंटिंग चैम्बर का, वो शिवसेना प्रत्याशी के भाई के पास था, और चुनाव आयोग ने भी डाटा जारी करने में बहुत समय लिया। जितने वोट पड़े उससे अधिक का डाटा जो है 1 हफ्ते 10 दिन के बाद दिया गया। तो इन सारी चीजों को देखें, और बनारस तक से ये खबर आ रही है, और वहां पर एक भारतीय जनता पार्टी के नेता ने ही यहाँ तक कहा है कि नरेंद्र मोदी मतगणना के दौर में पिछड़ गए थे, उसके बाद नेपथ्य में कुछ ऐसा हुआ कि बाद में वो विजयी घोषित किए गए, लेकिन वो सिर्फ 1.5 लाख वोटों से जीते लगभग, और भारतीय जनता पार्टी के विजयी प्रत्याशियों में वो 116वीं पायदान पर हैं, और अभी तक जितने प्रधानमंत्री हुए हैं सबसे कम वोटों से उनकी जीत दर्ज की गई है। तो इन सारी चीजों को आप देखें तो जो कुछ भी घट रहा है वो विस्मयकारी है, अप्रत्याशित है, और ये पूरा दौर न सिर्फ स्पीकर का बल्कि सरकार में व्यवस्था के निर्वाह का, और उसके बाद मुझे लगता है कि बहुत दिलचस्प दौर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। चुनाव के नतीजों के संदर्भ में मैंने कहा था कि ये 3 घोड़ों की गाड़ी है। एक रशियन में इसके लिए तुर्की का शब्द इस्तेमाल होता है, एक गाड़ी जिसे 3 घोड़े खींचते हैं। तो 3 घोड़े में अगर कोई एक घोड़ा अड़ियल या जिद्दी होता है तो उस गाड़ी की क्या दशा होगी, उसकी रफ्तार कैसी होगी, कब वो जो है पटरी से उतर जाएगी, कहना बड़ा कठिन होता है। अब आए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के रिश्तों पर। चुनाव में हमने देखा कि नरेंद्र मोदी का जो तल्ख लहजा था, उन्होंने ना नीतीश कुमार को बख्शा और ना ही चंद्रबाबू नायडू को बख्शा। मैं बाद के दौर में वो चंद्रबाबू नायडू का बयान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान, दोनों ही मैं उसको अक्षरशः पढ़ के सुना सकता हूं, जिससे ये आप अंदाज लगा सकते हैं कि अतीत में मोदी और चंद्रबाबू नायडू और मोदी और नीतीश बाबू के दरमियान रिश्ते तल्ख रहे हैं और बनते बिगड़ते रहे हैं। अब जो रहीम का दो है, कहे रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, वे डोलत रस आपने उनके फाटत अंग। तो ये स्थिति अभी न सिर्फ स्पीकर के पद में देखने को आ रही है, और चंद्रबाबू नायडू अनुभव के मामले में मोदी से कहीं अधिक सीनियर हैं। वो सन 1978 में एमएलए चुन लिए गए थे और सन 85 में पहली बार मुख्यमंत्री बन गए थे, जबकि उसके करीब 17 साल के बाद नरेंद्र मोदी को गुजरात के मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला है। मुझे नीतीश, चंद्रबाबू नायडू और नरेंद्र मोदी तीनों से मिलने का अवसर मिला है, और यहीं भोपाल में बीजेपी कार्यालय में मैंने नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू किया था। तब उन्होंने कहा था कि मैं भारतीय जनता पार्टी का शुभंकर हूं, और बहुत दिलचस्प बात है कि उस चुनाव में दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी जीती थी, और उसके बाद नरेंद्र मोदी को यहाँ से हिमाचल भेज दिया गया था। वहीं मैं जब चंद्रबाबू नायडू से हैदराबाद में मिला तो उन्होंने राजनीतिक बातें बहुत कम की, बल्कि विकास की बातें ज्यादा की थी। उन्होंने साइबराबाद की बात की थी, आईटी हब की बात की थी, किसानों को शिक्षण की बात की थी। तो ये दोनों की मनोवृत्ति को दर्शाता है। लेकिन अभी स्थिति ये है कि चुनाव पूर्व गठबंधन का उल्लंघन करके एकदम खिलाफ खड़े हो जाने से भारतीय जनता पार्टी को या अन्य दलों को यह मौका मिल जाएगा कि आपने हमारा साथ नहीं दिया। तो जब तक कोई बड़ा मुद्दा नहीं बनता है तब तक मुझे लगता है कि चंद्रबाबू नायडू अभी भारतीय जनता पार्टी से विलग नहीं होंगे। लेकिन अगर उनकी मांग नहीं मानी गई, और उनकी और भारतीय ये नीतीश कुमार की मुख्य मांग यही है कि उनके राज्यों को स्पेशल राज्य का दर्जा दिया जाए, और स्पीकर के चुनाव पे तेलुगु देशम के बाल योगी इस शताब्दी के शुरुआती वर्षों में और बहुत सफल और बहुत लोकप्रिय स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष रहे थे वो। तो उनकी मांग नाजायज नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र में स्पीकर ने या अन्य राज्यों में या लोकसभा में स्पीकर ने जो अपनी भूमिकाएं निभाई हैं, उससे आने वाले समय में जब एक गठबंधन सरकार सत्तारूढ़ है, उसकी महत्व या उसकी भूमिका कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। तो मुझे लगता है कि अगर वह ये मांग करते हैं कि स्पीकर का पद या तो उनके दल को दिया जाए अथवा उस पर सर्वसम्मति से ये तय किया जाए कि कौन व्यक्ति स्पीकर होगा, कोई गलत मांग नहीं है। और अगर इसमें कहीं ना कहीं अड़चन आती है तो मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि बड़ा अवरोध उत्पन्न हो सकता है और हम लोग एक दिलचस्प तमाशा या कहें या घटनाक्रम
देख सकते हैं। संजीव जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आपकी, बहुत आसान नहीं होगा, यही मैंने आपसे पूछा था कि आसानी से निपटेगा, लेकिन आपने साफ कर दिया है कि जो हालात हैं, यदि टीडीपी कहती है, मांगती है, तो जी इतनी जल्दी से इग्नोर किया जाना या संकट पैदा करने की मंशा नहीं होगी। अभी तो कोशिश यही हो रही है कि एक सामंजस्य बनाया जाए, और जिसका अब जिम्मा राजनाथ सिंह के सामने, और राजनाथ सिंह के यहाँ जो कल बैठक हुई थी रविवार को, उस बैठक में हमने जी। देखा था कि टीडीपी की ओर से कोई ना। एक, अरुण सर, मैं आपके पास आऊंगा इस बीच में, संजीव, पहले मैं। जी एक बात और कहूंगा। अभी जी आप जी। गौर कीजिए कि किरण रिजिजू जाकर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले हैं, और जिस जी तरह से मेल जोल का और जुबानी जवाब खर्च के जरिए अपने सहयोगी दलों को साधने की कोशिश हो रही है, तो फितरत तो वही है, सिफत भी वही है, और वो सारे अंदरूनी एजेंडा भी वही है। लेकिन कोई नाराज ना हो जाए और उनका मंतव्य या उनके अभीष्ट पूरा हो जाए, इसके तहत यह दिखाने के नरमी भारतीय जनता पार्टी के नेता बरत रहे हैं। जी संजीव। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि कोशिश यही है कि सामंजस्य बनाया जाए, और जहां जिस दर पर अब मत्था टेकना पड़े वैसे हालात बने हुए हैं। आपके पास नंबर गेम में आप बहुत पीछे हैं। मीनू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करूंगा। मीनू जी हमारी रेगुलर पैनलिस्ट हैं, विश्लेषक हैं, बहुत शानदार बोलती हैं, वो भी जुड़ गई हमसे, उनके पास भी जाएंगे। अरुण सर, ये जो बात चल रही थी कि आसान रहा नहीं, और ऐसे में जो हम पूरे दौर से देख रहे हैं कि जो रोल नीतीश कुमार का है, नीतीश कुमार का वो दृश्य शायद बिहार की जनता को भी रास नहीं आया था, जब उन्होंने वो शपथ ग्रहण के, वो जो वहां जो संसद के भीतर जो उसमें बात हो रही थी, मोदी को चुना जा रहा था जिस वक्त, और उनके पैर छूने जैसे दृश्य। अभी जो ये पूरे का पूरा सीन है, इस सीन में क्या ऐसा भी माना जाए कि अभी चंद्रबाबू नायडू कहीं अकेले हैं या अलग थलग से हैं, और इसके कारण उनकी शायद बहुत ज्यादा जो सौदेबाजी की हम बात करते हैं, वैसे हालात पैदा होना मुश्किल है, और शायद बीजेपी अपना जो मकसद है उसमें सफल होगी, ऐसा कह सकते हैं अरुण सर? संजीव जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आज लोकसभा अध्यक्ष का ये पद इतना ज्यादा चर्चा में क्यों है, क्यों सबकी नजर उस कुर्सी पे लगी हुई है जिसको दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ये माना जाता है कि वो समभाव से सदन चलाने की जिम्मेदारी उनकी होती है, और समभाव से वो सबके साथ व्यवहार करेंगे, उनके लिए सारे सदस्य, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो। क्यों? क्योंकि पिछले 5 साल में देश ने, दुनिया ने संसद के भीतर जिस तरह लोकसभा अध्यक्ष का आचरण रहा है, जिस तरह कठपुतली बनकर लोकसभा अध्यक्ष नाचे हैं और उन्होंने जो जो किया है, एक एक छोटी छोटी चीजें देख लीजिए। इतिहास में मावलंकर जी से लेके और इससे पहले सुमित्रा महाजन जी तक, जनता पार्टी के समय आए थे हेगड़े साहब, और जनता दल के समय आए थे रवि राय साहब, बाद में पूर्णो संगवाल जी भी रहे, बहुत बहुत मतलब प्रभावशाली। अपने जाखड़ जी 2 बार रहे, शिवराज पाटिल रहे, कभी कोई चर्चा में नहीं आया जितने नाम लेके कहूंगा ओम बिरला जी आए। कहीं भी ऐसा नहीं देखा गया होगा, शायद विधानसभाओं में उसका उनका अनुसरण किया है महाराष्ट्र विधानसभा ने। क्या आप देखिए राहुल गांधी के साथ क्या हुआ, उनको 2 साल की सजा देने का आदेश भी नहीं पहुंचा होगा कि लोकसभा सदस्यता खत्म, उनका तत्काल घर खाली। आवाज आवाज कर जी जी। ये जो चीज है, वो महुआ मोइत्रा के मामले में क्या हुआ है, और कैसे मतलब 150 से ज्यादा सांसद बाहर कर दिए गए, ये सब जिस तरह से सबने देखा, चूंकि लाइव होता था कि लोकसभा अध्यक्ष प्रधानमंत्री का चेहरा देख के सदन चलाते थे, और उसके बाद उनका किस तरह से उपयोग किया गया। एक अगर पिछले 5 साल का ले लें आप, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी ने जब सुमित्रा महाजन जी जैसी विराट व्यक्तित्व की मालकिन और प्रभावशाली सांसद, 8 बार की सांसद, उनकी जगह दूसरी बार चुने गए ओम बिरला को लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए आगे लाए थे, तभी ये साफ हो गया था होने वाला क्या है। और बिरला जी ने जिस तरह से जो कुछ किया है वही एक वजह है, क्योंकि अब लग गया कि बिना कुछ किए अध्यक्ष के जरिए भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आपको संसद में जवाब नहीं देना है, लोकसभा अध्यक्ष लोगों को बाहर कर देगा। आपको सुनना नहीं है, लोकसभा अध्यक्ष आपका काम कर देगा। तो प्रधान मतलब सरकार कटघरे में नहीं आएगी, लोकसभा अध्यक्ष सब कर देगा। और इतना इतना निचले स्तर तक उतरे राहुल गांधी, उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सांसदों की का निलंबन उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। महुआ मोइत्रा के साथ जो हुआ वो उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उसके बाद अब ये है कि जब नरेंद्र मोदी 400 पार तो छोड़िए 300 पार नहीं पहुंचे, तब उनकी पहली नजर जो है
क्योंकि अब संसद के भीतर विपक्ष कमजोर नहीं है। अब कम से कम 200 सांसद वो हैं जो सीना ठोक के आपसे लड़ेंगे। कांग्रेस के पास भी 100 है। पहले की तरह आप उनकी चिल्ला के आवाज नहीं दबा सकते हैं। तो ऐसे में क्या है कि अगर आपके हाथ में स्पीकर नहीं है तो आपको सरकार चलाना मुश्किल होगा, क्योंकि विपक्ष के मुद्दों का जवाब आपको देना होगा, और नरेंद्र मोदी को जवाब देने की आदत नहीं है। तो उनकी पहली कोशिश है कि किसी भी तरह एक बार और अध्यक्ष मिल जाए। अध्यक्ष पद की कुर्सी अगर उनके हाथ में रहती है, उनके अंगूठे के नीचे रहती है, तो उन्हें वो सदन में कुछ भी नहीं करेंगे, जवाब नहीं देंगे या मस्करी करेंगे। भाई सबने देखा अंगूठे चलाते हुए, डांस करते हुए, वो सारी चीजें हुई हैं। और कभी भी लोकसभा अध्यक्ष ने एक बार प्रधानमंत्री से ये नहीं कहा कि आपका ये आचरण ठीक नहीं है, गरिमा के अनुरूप नहीं है। कभी भी सत्ता पक्ष के उसको नहीं रोका है। तो उस वजह से आज जो हम चर्चा कर रहे हैं, जो बात आई है, सबसे बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी ने अध्यक्ष के जरिए विपक्ष की नकेल कसने का जो काम 5 साल किया, वो अगले 5 साल भी करना चाहते हैं। लेकिन विपक्ष को भी मालूम है। और जहां तक बात चंद्रबाबू नायडू की और नीतीश कुमार की है, तो एक बात समझ लीजिए कि नीतीश कुमार ने 2 बार मोदी के पांव छूने की कोशिश की और सार्वजनिक मंच पे कहा कि अब हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। क्या दयनीय भाव था, देश ने देखा है। उसकी वजह ये, पहली वजह तो ये है कि जैसे ही वो इधर करेंगे मुख्यमंत्री की कुर्सी चली जाएगी। भाई भाजपा के ज्यादा विधायक हैं, जेडीयू के कम हैं, तो पहली चीज तो वही खत्म हो जाएगी, सरकार चली जाएगी। अब उसके बाद जो है, अब बिना सरकार के नीतीश कैसे रह सकते हैं? तो अभी तो उन्होंने पांव छुए, सार्वजनिक रूप से कहा। आप जो बात कर रहे थे वो बहुत सारे वीडियो हैं कि नीतीश जो मोदी जी के बारे में जो बात कर रहे हैं। तो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश में एक बेसिक फर्क है कि चंद्रबाबू नायडू ने कभी इस तरह के बयान नहीं दिए हैं और ना ही उनके पांव छूने की कोशिश की है। चंद्रबाबू नायडू जीएम बाल योगी के जरिए उस ताकत का एहसास कर चुके हैं। आप याद करिए अटल जी का वो समय, पहले उनके निधन के बाद, बाल योगी जी के असामयिक निधन के बाद मनोहर जोशी बने थे। तो ये जो पावर है, पहले कभी किसी ने ऐसा अध्यक्ष नहीं देखा जैसा पिछले 5 साल में देखा गया, और ना ही ऐसा प्रधानमंत्री, क्योंकि 5 साल में प्रधानमंत्री ने भी बहुत कुछ किया है। तो प्रधानमंत्री को तो ये आदत पड़ी हुई है कि संसद को अपने इशारे पे नचाना। होता ये है, हमने देखा है मध्य प्रदेश में, हमने देखा, आप याद करिए वो समय कि जो विधानसभा अध्यक्ष जो कहते थे वो मुख्यमंत्री, कोई मुख्यमंत्री हो। और अभी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी महाराष्ट्र में विधानसभा अध्यक्ष ने, सबकी जय जय हो गई कि शिंदे का गुट भी ठीक, उद्धव का गुट भी ठीक। तो ये जो गलत पद का दुरुपयोग किया है, चाहे विधानसभा अध्यक्ष हो चाहे लोकसभा अध्यक्ष हो, उसके बाद ये महत्व बढ़ा है। जो बात आती है अपने चंद्रबाबू नायडू की, चंद्रबाबू नायडू बहुत सुलझे हुए, जैसा कि सुधीर भाई ने कहा, बहुत सुलझे हुए नेता। उन्हें पता है कि नरेंद्र मोदी किसी के सगे नहीं है। मौका निकलते वो इसका खामियाजा भुगत चुके हैं, वो देख चुके हैं। उनके पास 16 सांसद हैं और उनको फिर भी बेहतर पद मिले हैं। आप जरा नीतीश जी के ललन कुमार सिंह को देख लिए, राजीव रंजन सिंह का क्या पद है। तो एनडीए की सरकार होने के बाद भी नरेंद्र मोदी ने सारे इंपॉर्टेंट पद, ऐसा लगता ही नहीं कि एनडीए की सरकार है, क्योंकि वो तो भाजपा की सरकार लग रही है। 1 से 10 तक उठा के देख लीजिए आप, कहीं कोई वो नहीं है। तो नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि उनका रास्ता साफ रहे। जिस तरह का तानाशाही पूर्ण रवैया उनका पिछले 5 साल में चला, वो उसको चलाना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें कौन चाहिए? उन्हें उसी तरह का एक ओम बिरला चाहिए जो यस सर, राइट सर, ओके सर, मतलब हेडमास्टर्स वाइज बन के प्रधानमंत्री क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, वो करे अध्यक्ष। और मुझे लगता है कि जितना 70 साल के चंद्रबाबू नायडू बहुत कुशल राजनीतिज्ञ हैं, उन्होंने अपने ससुर से राजनीति सीखी और उन्हीं की कुर्सी ले ली थी। जो आपने कहा पुरंदेश्वरी उनकी साली है और वो बीजेपी के टिकट पे जीत के आई हैं। तो घर में लड़ाई कराना नरेंद्र मोदी को बहुत अच्छे से आता है। घर में घुस के घर खराब करना भी उन्हें आता है। ये सबने पूरे देश में देखा है। तो ये जो परिस्थिति है, देखिए समाजवादी पार्टी में नहीं घुस पाए, लेकिन बीएसपी का नाश कर दिया, शिवसेना को बांट दिया, अजित पवार का घर खराब कर दिया। कहीं भी करिए, मोदी जी के साथ ये उनकी समस्या है कि वो किसी जो उनका साथ देने आता है उसको वो निपटाते जरूर हैं। तो अब ये चीज, क्योंकि संख्या बल में अगर आप देखें तो भाजपा के बाद
एनडीए में जो हैं तो 16 सांसदों वाले नायडू जी हैं, 12 वाले जो है श्रीमान नीतीश कुमार हैं, उसके बाद 7 वाले एकनाथ शिंदे हैं, फिर 5 वाले चिराग पासवान हैं। तो ऐसी गिनती में 16 का नंबर बहुत बड़ा है। और मुझे लगता है कि चूंकि वो अरुण जी 16 में 2 और जो रिलीज है, जन सेना पार्टी के 2 और हैं तेलुगु देशम के साथ, वो अलग वो 18 हो जाएंगे। लेकिन मूल बात जो है कि वो आप चंद्रबाबू की तुलना में पवन कल्याण उतने बड़े राजनेता नहीं है। नहीं, वो सहयोगी हैं, इनके सहयोगी हैं वो, इसलिए कह रहा हूं। वही कह रहा हूं कि पवन कल्याण उस तरह के नेता नहीं है जैसे चंद्रबाबू नायडू हैं। और एक बात सुधीर भाई आप समझिए कि चंद्रबाबू को जितना रगड़ा, पीसा और पीटा गया है पिछले 5 साल में, वो उनकी पीड़ा को आप और हमने दूर से देखा है, सहा तो उन्होंने। तो वो कोई मौका ऐसा दोबारा नहीं आने देंगे कि फिर देखिए आंध्र में उन्होंने बीजेपी से मिलकर सरकार बनाई है, वो स्वयं अपने बूते पे बहुत पर्याप्त बहुमत लाए हैं, लेकिन फिर भी साथ लेके चल रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वो लोकसभा अध्यक्ष के पद के लिए, क्योंकि मंत्रिमंडल में उस तरह की उन्होंने कोई जिद नहीं रखी है। जो उनके मंत्री बने उनके पास जो विभाग है उनका महत्व आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। लेकिन ये जरूर है कि लोकसभा अध्यक्ष के लिए वो चाहेंगे कि उनका व्यक्ति, उनकी पार्टी का व्यक्ति, तभी तो एनडीए होगा, वरना एनडीए कहाँ है? सारा सब कुछ तो जो है नरेंद्र मोदी के पास है, बीजेपी के पास है। और इस खेल में जो सबसे बड़ा खेल अब होने वाला है कि अभी हो सकता है कि 24 तारीख से पहले, आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी के यहाँ पहुंचे हैं, सब जगह जाएंगे। ये भी संभव है कि कहें कि एकजुटता हो जाए, सामूहिक राय से, एक राय से अध्यक्ष और फिर उपाध्यक्ष। लेकिन वो अध्यक्ष होगा कौन? क्या कोई दोबारा कोई ओम बिरला आएंगे, या फिर अध्यक्ष को अध्यक्ष की तरह संसद चलाने वाले? मैंने भी सोमनाथ चटर्जी को देखा है काम करते हुए, मीरा कुमार जी को देखा है, जाखड़ जी को संसद में देखा है, पूर्णो संगमा को देखा है, आप समझिए। और इनको भी देखा है कि कभी इनकी गर्दन दाहिनी तरफ जिधर सत्ता पक्ष था नहीं जाती थी, और किस तरह का व्यवहार किया, किस तरह से, मतलब आप सोचिए कि शायद नगर पालिकाओं में इस तरह का नहीं होता होगा। हालांकि वहां तो बहुत लात जूते चलते रहे, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी बहुत कुछ हुआ था जब भाजपा की सरकार थी। यहाँ सबसे बड़ी चीज ये है कि सबको पता है कि क्या करेंगे। ऐसे में हम दोबारा लौटूंगा, आप एक बार समाप्त करिए, मैं दोबारा लौटूंगा। मैं बात खत्म कर रहा हूँ कि नायडू जी से हमें ये उम्मीद है कि वो कम से कम ये तो कहेंगे नरेंद्र मोदी से कि ये अध्यक्ष पद आप मुझे दीजिए, और उनका हक बनता है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि उनका हक बनता है, और वो ये कहेंगे, ऐसी कुछ संभावना है। हमारे साथ धनंजय कुमार जी भी जुड़ गए। धनंजय सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शानदार बोलते हैं, शानदार बात करते हैं, खरी बोलते हैं, और खासकर बिहार और महाराष्ट्र को लेकर जो आपकी डॉक्टरेट है उसे हम लगातार सैल्यूट करते हैं। बाकी देश में निगाह रहती। आपके पास छोड़ देते हो है, राजस्थान वो भी है, मैं नहीं छोड़ूंगा। मैंने डॉक्टरेट कहा, देश में डॉक्टरेट का। मीनू जी, ये जो बात चल रही थी अभी, अरुण जी ने भी कहा मांगेंगे, लेकिन क्या चंद्रबाबू नायडू की मजबूरी भी फिलहाल हम ऐसे माने या देखें कि जो विशेष राज्य का दर्जा है, कुछ जैसे कहते हैं ना कि तोते में जो जान की जो बात होती है, कुछ उस तरीके का सीन वहां भी है कि अभी फिलहाल में जो है वेट एंड वॉच होगा कि कहीं जो अरुण जी कह रहे हैं वैसी कुछ संभावनाएं आप देख पा रही हैं। जो आने वाला 26 जून है, संभावना है कि 26 जून को लोकसभा के स्पीकर पद के जो चुनाव की कार्रवाई होना चाहिए संसद में, तो क्या आप देख या क्या पा रही हैं मीनू जी? जी देखिए, आपने चंद्रबाबू नायडू की तरफ से विशेष राज्य के दर्जा की बात कही, तो अपने यहाँ कहावत है कि भाई तोप मांगो तो तलवार मिलती है। तो मेरा मानना ऐसा है कि चंद्रबाबू नायडू की स्ट्रेटजी ये है कि वो, उनको पता है कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, क्योंकि विशेष राज्य का दर्जा मिलते ही जितनी भी राज्य सरकार की योजना है उसका 80% केंद्र सरकार वहन करती है। तो वो मोदी जी नहीं करेंगे, क्योंकि उसके साथ फिर बिहार को भी देना पड़ेगा। तो 2 स्टेट के लिए वो इतना सब कुछ सैक्रिफाइस नहीं करेंगे। उनको अपनी और अपना 5 किलो अनाज भी तो देखना है ना उनको, वो सारा इनके हवाले थोड़ी कर देंगे। तो उसमें चंद्रबाबू का शायद ये रहेगा उनको कि वो इस बात पे मान जाए कि अमरावती जो उनकी राजधानी का निर्माण कार्य रुका पड़ा है, तो उसके लिए मोटा एक बहुत हैवी अमाउंट को लेके उसके ऊपर कुछ समझौता कर ले। लेकिन अगर क्योंकि चंद्रबाबू नायडू, जैसा कि उनकी खूबियों की चर्चा अभी सभी पैनलिस्ट ने की है, बहुत सीजन्ड पॉलिटिशियंस हैं,
और उन्होंने न मोदी जी को 10 साल यहाँ और उसके पहले गुजरात में काम करते हुए देखा है। देखिए आज वो साथ हैं, लेकिन मोदी जी ने चंद्रबाबू नायडू के लिए बड़े अपशब्द भी कहे हैं, बहुत भद्दी अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल किया है। लेकिन ये है कि मैरिज ऑफ कन्वीनियंस, कि भैया इस टाइम जरूरत है तो एक साथ वो लोग चल रहे हैं। तो क्योंकि जो खतरा महाराष्ट्र में आया, जिस खतरे की वजह से महाराष्ट्र की सरकार सामने दिखाई दे रहा है, और ये खतरा कर्नाटक में भी रहा विधायक तोड़ने का, मध्य प्रदेश की सरकार भी इसी तरीके से गिराई गई, और लगभग हर स्टेट में इनको यही काम रहता है डीस्टेबलाइज करने का। तो उस समय जो स्पीकर की पोस्ट होती है, स्पीकर का जो पद है, उसका जो निर्णायक रोल होता है, जो निर्णायक भूमिका संविधान के अनुरूप होती है, उसमें जो अभी तक देखा ये गया है कि जो अधिकतर स्पीकर्स ने जो इनके दौर में जो रोल निभाया है, वो झुकाव रहे हैं, अपने सत्ता पक्ष की तरफ उनका झुकाव रहा है। देखिए कायदा तो ये होना चाहिए कि अध्यक्ष बनते ही अपनी पार्टी से त्याग पत्र दे देना चाहिए। ऐसी ब्रिटिश पार्लियामेंट में तो यही परंपरा है कि पहले उसको अपने अध्यक्ष बनते ही वो अपनी पार्टी से इस्तीफा दे देता है, निर्दलीय होता है, और उसको हटा कोई नहीं सकता जब तक कि वो पद पे, जब तक कि उसका टेन्योर है, संसद का टेन्योर है, पद में बना रहता है, इवन चाहे उसका जो पार्टी है उसका बहुमत भी खत्म हो जाए। तो ये ब्रिटेन की परंपरा है, लेकिन हमारे यहाँ तो नहीं है। हमारे यहाँ तो अगर वो दे भी देगा पर अपनी पार्टी से इस्तीफा, तो मन उसका वहीं पड़ा रहेगा। और जैसा आपने ओम बिरला जी के बारे में सबने देखा है, मतलब खुले आम, मतलब जिसको कहते हैं, उन्होंने तो आई एम सॉरी टू से बेशर्मी की हदें ही पार कर दी थी। मतलब इतना उम्र का भी एक लिहाज नहीं है, कह दीजिए चलिए 9 सीखे थे, यंग बना दिया था, अनुभवहीन थे, ऐसा भी नहीं था। और उन्होंने जिस तरीके से आचरण किया, आप उनके सामने वो गाली गलौज होती रही, सब कुछ होता रहा, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, और ना उन्होंने इस तरफ कभी ध्यान दिया, जैसा आपने कहा कि वो देखते भी नहीं थे अपने जो अपोजिशन बेंचेस की तरफ। तो वो चीज चंद्रबाबू नायडू ने बहुत आराम से देखी, बहुत आसान से देखी, और उनको खतरा उनको भी है अगर कि भाई ये तोड़ेंगे, क्योंकि देखिए 32 सांसद चाहिए उनको 272 तक पहुंचने के लिए मोदी जी को। तो वो उनका चल रहा होगा ऑपरेशन लोटस, बिल्कुल अंडर द कारपेट जरूर चल रहा होगा। वो खतरा उनको भी दिखाई दे रहा है, नीतीश कुमार को दिखाई दे रहा है या नहीं वो मैं नहीं जानती। केसी त्यागी के स्टेटमेंट से तो लगता है कि नहीं दिखाई दे रहा है, जबकि उनको ये सबसे पहले सोच लेना चाहिए नीतीश कुमार को। देखिए नीतीश बाबू की तबीयत सही नहीं है, तो नीतीश बाबू के सीन से हटते ही वो बीमार हो जाए या किसी अस्वस्थता के कारण वो पार्टी की कमान ना संभाल पाए, तो जेडीयू को सबसे पहले तोड़ा जाएगा, बहुत इजी टारगेट है। तो वो चीज चंद्रबाबू को भी दिखाई दे रही है, लेकिन अगर उनको ये सब चीज नहीं दिखाई दे रही है तो ये उनका दुर्भाग्य है, देश का तो दुर्भाग्य नहीं है। ये उनका दुर्भाग्य है कि उनकी पार्टियां टूटेंगी और उनका मटिया मेट होगा। लेकिन देश के हित में यही है जो कि कांग्रेस पार्टी ने भी इंडिया गठबंधन के ब्याह पे कहा, उनसे कहा है कि आप अपना कैंडिडेट खड़ा कीजिए, हम समर्थन करेंगे उसका। और अगर वो उस पर भी नहीं मानते, मैं तो कहती हूँ कि एक्सपेरिमेंटल तौर पे इंडिया गठबंधन को एक खड़ा कर ही देना चाहिए। उन्होंने कहा है, अब ये कह दिया है, उससे थोड़ा हटे हैं। मैं भी रविंद्र जी के पास जाऊंगा। रविंद्र जी ने अभी गत दिवस भोज में थे राहुल गांधी के, वो कई चीजें डिकोड करेंगे। मैं उनके पास, आपके पास जाऊंगा, उनसे समझना चाहूंगा कि कांग्रेस का क्या रुख और रवैया रहने वाला है, और जो और भी बातें हैं। तो आप अपना कंप्लीट कीजिएगा, तब रविंद्र जी से कुछ चीजें मैं पूछना चाहूंगा। जी हाँ, तो अगर वो कांग्रेस खड़ा कर दे तो देखिए किसकी अंतरात्मा जाग जाएगी और किसकी नहीं जागेगी, तो उसमें मोदी जी कुछ नहीं कर पाएंगे, तिलमिला के रह जाएंगे। क्योंकि ऐसा तो कर नहीं पाएंगे कि मान लिया टीडीपी ने और जेडीयू ने इधर वोट कर दिया सांसद उसके अध्यक्ष पद के लिए, क्योंकि सिंपल मेजोरिटी से चुना जाता है अध्यक्ष, उसमें जरूरी नहीं है 2/3 का होना। तो सिंपल मेजोरिटी से अगर 272 से चुना जाता है अध्यक्ष और इंडिया गठबंधन का, तो खेल खत्म हो गया। मोदी जी के लिए तो मुंह छुपाना भारी हो जाएगा, संसद में बैठना भारी हो जाएगा, पता नहीं क्या होगा राजनीति का आलम। तो उसमें हो सकता है कि इसी स्थिति को भांप के, जिसकी की बात हो रही है कि किरण रिजिजू आज मिलने पहुंचे हैं खड़गे से, मतलब सूरज पश्चिम से उगा है आज मोदी जी के राज में। तो ये एक नया डेवलपमेंट है कि एक ही झटके में इतना चेंज आ गया है
कि उन्होंने विपक्ष को एकोमोडेट करने की, बातचीत करने की, जिसकी कि बार-बार कहा जा रहा था, सभी पत्रकारों के द्वारा तो खासकर कहा जाता था कि विपक्ष के साथ उसको विपक्ष को विश्वास मिले, बातचीत करें, बातचीत का रास्ता खुला रहे, बातों से सुलझाए, नहीं तो जिस तरीके से पूरे के पूरे सेशन वाइप आउट हो जाते थे इसी चक्कर में। तो अब जो लगता है, देखिए वास्तव में, और ये देखिए इस देश के लोकतंत्र को बचाना है तो इस टाइम चंद्रबाबू नायडू के हाथ में बहुत बड़ी एक बाजी है। वो चाहेंगे तो इस चीज पे अटके रहना चाहिए उनको, और ये अमरावती बनाने के लिए तो मोदी जी को देना पड़ेगा। जब तक उनकी नंबर नहीं पूरे हो जाते, जब तक उनको चंद्रबाबू के सामने हाथ जोड़ने ही पड़ेंगे, चाहे सामने ना जोड़े, पर्दे के पीछे जोड़े, तो साथ तो रखना ही पड़ेगा उनको। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हम इसको ऐसे ही कह सकते हैं कि ऊंट पूरी तरीके से पहाड़ के नीचे है। रवि सर, मैं आपके पास आऊंगा। दो तीन चीजें, एक तो जो राष्ट्रपति का रोल रहा, बड़ा अजीब सा रहा। उन्होंने, ठीक है, एनडीए की सरकार हो गई, शपथ दिला दी, लेकिन अभी तक वो नंबर को साबित करना संसद में वो अभी तक नहीं हुआ। बहुत पहली बार ऐसा देख रहे हैं। दूसरी चीज, ये जो डेवलपमेंट्स हैं कि रिजू जी का मिलने जाना वहां, और कहीं एक कोशिश करना कि एक सामंजस्य बन जाए, और फिर वो जो राहुल गांधी जी के जो भोज में कुछ ऑफ द रिकॉर्ड भी चीजें निकलती हैं, होती हैं, जो हो सकता है बताने लायक, दर्शकों तक पहुंचाने लायक, क्या कुछ रवैया रहने वाला है इंडिया का, क्या देख रहे हैं? क्योंकि बहुत अहम अवसर आने आ रहा है, और यदि अध्यक्ष पद पुनः भारतीय जनता पार्टी के पास गया, तो जो अभी अरुण जी ने बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि ये फिर कैसे एनडीए की सरकार कहां रह जाने वाली, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही होगी। सब कुछ सरेंडर वाला अगर दौर है तो। रवि सर अनम्यूट कीजिएगा, सर अनम्यूट कीजिएगा, अनम्यूट कर लीजिए। जी नमस्कार सबको। देखिए बिल्कुल सही बात बोली है मीनू जी ने भी और सुधीर जी ने भी, कि ये पहली दफा हुआ है कि जब संसद के सत्र की शुरुआत अभी दूर दूर तक नहीं है, कम से कम 10 दिन का वक्त बाकी है, और ऐसे में किरण रिजिजू जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं वो मिलने जा रहे हैं खड़गे साहब से। अब मैं आपको 10 बरस के भीतर बताता हूँ। पिछले 10 साल में, पिछले 5 साल तक प्रहलाद जोशी लगातार पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर रहे। उसके पहले 5 साल दिवंगत अनंत कुमार जी रहे, और उनके बाद किसी और को ये पद दे दिया गया था। तो 10 साल में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ जब पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने कोऑर्डिनेशन के लिए विपक्ष के साथ बैठक की हो। वही पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, उनके 2 जूनियर होते हैं एमओएस, एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लोकसभा की, एक राज्यसभा की होती है। उन दोनों ने कभी रीच आउट करने की कोशिश नहीं की, लगातार सदन में अवरोध उत्पन्न होता रहा, लेकिन कभी मुलाकात नहीं हुई। उससे ठीक 10 बरस पहले जब हम जाते हैं, जब कमलनाथ ये थे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, उनके पहले भवन बंसल थे, और आप प्रियरंजन दास मुंशी तक चले जाइए, 10 साल जो यूपीए का था, उसमें लगातार विपक्ष के साथ सुरेश पचौरी के पास भी एमओएस सुरेश पचौरी थे। हाँ, वो एमओएस थे सर। तो लगातार वो लोग कोशिश करते थे कि जो भी मसला हो उस पर बातचीत की जाए, बैठक की जाए, और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हमेशा रीच आउट करता था। लेकिन इस बीच पिछले 10 सालों में वो परंपरा लगभग टूट गई। उसकी तरफ से कुछ बातचीत करने की कोशिश नहीं की। थोड़ा बहुत समय जब जेटली लीडर ऑफ हाउस थे राज्यसभा में, उन्होंने जरूर अपनी तरफ से प्रयास किए, क्योंकि उनके व्यक्तिगत ताल्लुकात तमाम नेताओं के साथ बड़े अच्छे थे, लेकिन सरकार की तरफ से कोई कोशिश नहीं की गई। वही हालात मुख्तार अब्बास नकवी जब एमओएस थे, उनके हालत में हमने देखा, और उसके बाद जो केरला के राज्यसभा सदस्य थे मुरलीधरन, वो भी एमओएस थे, किसी की तरफ से कोशिश नहीं की गई। तो ये पहली दफा हुआ। इसका मतलब है कि जो एक अहंकार के जो बर्फ जमी हुई थी, वो कहीं ना कहीं पिघलती हुई दिख रही है, पहली बात। यस। दूसरी बात सर, जो राष्ट्रपति महोदय का आपने जिक्र किया, हम लोग पहले दिन से ये चर्चा कर रहे हैं 4 PM के अलग अलग कार्यक्रमों में, कि ऐसा शायद पहली दफा हुआ है कि जब मिली जुली सरकार है और उनको बहुमत साबित करने के लिए अभी तक बोला ही नहीं गया है। ऐसा होता ही नहीं कभी, ये परंपराओं के बिल्कुल खिलाफ है। सरकार, जब हमारी राहुल जी के यहाँ पर मुलाकात हुई थी, उनसे तो हमने ये सवाल किया, तो उन्होंने सीधे तौर पर इस बात पे जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने ये इशारा जरूर किया कि हम लोग जब सदन की बैठक की शुरुआत होगी तो सबसे पहले यही मांग रखने वाले हैं। हम लोग ये मांग रखेंगे कि भाई मिली जुली सरकार है, एक पार्टी के पास बहुमत है नहीं, तो ये परंपराओं का कैसे आप उनसे अलग जा सकते हैं, और सरकार को बहुमत साबित करना तो संवैधानिक जिम्मेदारी है। यही संवैधानिक जिम्मेदारी सरकार ने पिछले, ये 18वीं लोकसभा है, केवल 17वीं लोकसभा संजीव जी ऐसी है जिसमें डिप्टी स्पीकर का पद खाली रह गया। आज की तारीख में देखिए स्थिति, आज की तारीख में जब नए लोकसभा का गठन नहीं हुआ है,
रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं किया गया है लोकसभा को। सदन चुन लिया गया है लेकिन अभी तक रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं हुआ है। मतलब ये है कि सदस्य जो है उन्होंने शपथ ग्रहण नहीं की है, अभी उनके ऊपर प्रिविलेजेस लागू नहीं हुए हैं। वो सदस्य हैं, उनकी तनख्वाह शुरू हो गई लेकिन प्रिविलेज अभी शुरू नहीं हुए। ऐसी स्थिति में आज की तारीख में लोकसभा के स्पीकर कौन है? बिरला। लेकिन जिस दौर जब तक प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरी बार शपथ नहीं ली थी और दूसरी बार का इस्तीफा दे दिया था, उस दौरान वो केवल केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे। लेकिन सदन के भंग हो जाने से लेकर 17वीं लोकसभा से 18वीं लोकसभा के बीच में भी स्पीकर बिल्कुल फुल फ्लेज्ड स्पीकर हैं ओम बिरला। मतलब कितनी ज्यादा ताकत है। आर्टिकल 93 ये बात कहता है संविधान का कि जो पहली बैठक सदन की होगी रिकॉन्स्टिट्यूटेड हाउस की, उसमें स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव किया जाएगा। 5 बरस का समय बीत गया, डिप्टी स्पीकर का नाम ही नहीं है। वो इसलिए जरूरी डिप्टी स्पीकर है कि स्पीकर को अगर रिजाइन करना होगा तो वो कहां रिजाइन करेंगे? डिप्टी स्पीकर ही तो एक पद है जहां वो रिजाइन कर सकते हैं। वो राष्ट्रपति को रिजाइन भेज नहीं सकते, अपना उपराष्ट्रपति को भेज नहीं सकते, प्रधानमंत्री को भेज नहीं सकते। लेकिन जिनको रिजाइन भेजना है वो पद 5 बरस तक खाली रहा। हम लोग पार्लियामेंट हाउस में रोज उस ऑफिस के सामने से गुजरते थे जिसके ऊपर डिप्टी स्पीकर की नेम प्लेट लिखी हुई है, डिप्टी स्पीकर लिखा। हम लोग बाहर जो उनके जो सिक्योरिटी बैठती थी उनसे पूछते थे, भाई साहब यहाँ क्यों बैठे हो आप लोग? बोले कुछ काम नहीं है जी, हमारा सवेरे आते हैं यहाँ पर साफ सफाई करते हैं और ताला बंद करके चले जाते हैं। डिप्टी स्पीकर है ही नहीं सर 5 साल तक। ये ऐसा कभी नहीं हुआ है। और ओम बिरला साहब का जो कार्यकाल था, उस कार्यकाल के आप लोगों ने बिल्कुल चर्चा की, मैं उसमें थोड़ी सी डिटेल और बता देता हूँ। ओपोजिशन को किस तरीके से बुलडोज किया गया, ये रोज ओपोजिशन बाहर आकर पत्रकारों के सामने इस बात की चर्चा करती थी। अब स्पीकर साहब के हाथ में होता है म्यूट करने का बटन। अगर जो ऑडियो हम लोग सुनते हैं, ऑडियो जो संसद की कार्यवाही का होता है, उसका बटन किसके पास होता है कि कौन सा ऑडियो बाहर जाएगा, कौन सा ऑडियो नहीं जाएगा? वो होता है स्पीकर के पास। तो स्पीकर जब उसको बंद कर देते हैं, तो चाहे वहां पर राहुल गांधी बोल रहे हो, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे हो, चाहे असदुद्दीन ओवैसी बोल रहे हो, वो आवाज बाहर नहीं जाती। पहली बार ऐसा हुआ है जब से लाइव टेलीकास्ट शुरू हुआ है कि 20-20 मिनट तक लगातार सदन म्यूट गया है। खाली हम लोग वीडियो स्क्रीन पर देख रहे हैं, वीडियो और ऑडियो गायब है। ऐसा इसके पहले कभी नहीं हुआ। 150 सांसदों को बाहर कर दिया गया, ये पहली दफा हुआ है। और इन सबसे बड़ी बात देखिए, आज तक केवल 2013 की घटना मैं आपको बताता हूं, जब टीडीपी के सांसद सेव आंध्र प्रदेश के नाम पर, आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा और उस टाइम तेलंगाना बनाया जा रहा था, उसके नाम पर वो लगातार वहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। और एक सांसद जो है वो स्प्रे, मिर्ची वाला स्प्रे लेकर के हाउस में आ गए थे। तब कमोशन होने की वजह से उन्होंने स्प्रे हाउस में वो चला दिया था, जिसकी वजह से सांसदों की आंखों में मिर्ची चली गई थी। केवल एक वो ऐसा घटनाक्रम हुआ है जब सदन की कार्रवाई को ब्लैकआउट किया गया, यानी कि टेलीविजन को बंद कर दिया गया था। उस टाइम पे स्पीकर थी मीरा कुमार। उसके अलावा जब से लाइव प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई है, तब से लेकर और आज तक केवल ओम बिरला ऐसे हैं जिन्होंने लाइव प्रोसीडिंग्स को बंद कर दिया या म्यूट कर दिया बिना कोई उचित कारण के। तो आप देखिए ओपोजिशन की आवाज को कैसे वहां पर दबाया जा रहा है। उसके अलावा देखिए टीडीपी ने जो मिर्ची का कारण मैंने आपको बताया, टीडीपी ही एक पार्टी है हिंदुस्तान के इतिहास में जो आज तक हर प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया है। केवल एक टीडीपी ऐसी पार्टी है जो रीजनल पार्टी होने के बाद रीजनल इश्यूज पर अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई है। इनके पहले जितने भी अविश्वास प्रस्ताव आए थे वो सारे राष्ट्रीय मुद्दों पर आए थे, प्रादेशिक मुद्दे पर केवल टीडीपी पर लेकर आई है। और टीडीपी, हम लोगों ने ये बात पहले भी की है कि जिस दिन स्पीकर का चुनाव हो गया, जिस दिन स्पीकर चुन लिया गया, अगर वो एनडीए का नहीं हुआ, अगर वो बीजेपी का हुआ, तो सबसे पहला टारगेट जेडीयू, शिंदे की पार्टी और टीडीपी है। इन तीनों का टूटना ये समझ लीजिए कि महीने के भीतर ये पूरी परंपरा को कर लिया जाएगा। और उस परंपरा का कितना ज्यादा असर हो रहा है सर, आप देखिए हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल की तलहटी में आज बैठा हूं, हिमाचल प्रदेश में 2.5 साल हुआ सरकार को आए। 2.5 साल में 9 विधानसभा के उपचुनाव, 3 विधानसभा के उपचुनाव की अधिसूचना अभी जारी हुई है। जो वो क्योंकि वहां के स्पीकर ने भी यही सीख लिया, हालांकि कांग्रेस की सरकार है, लेकिन वहां के स्पीकर ने भी यही सीख लिया है कि कैसे अगर ओपोजिशन की आवाज है उसको बुलडोज किया जाए। वहां पर 6 सदस्यों को एक साथ निष्कासित कर दिया गया, उनका उपचुनाव हुआ, 3 का उपचुनाव अभी होने वाला है। तो हालात देखिए किस तरीके से वो जो एक संक्रमण है जिस बुलडोज करने का, वो केवल लोकसभा में नहीं बचा है, राज्यसभा में नहीं बचा, तो कैसे परकुलेट हो रहा है स्टेट के
यूपीज में भी सरकारें तोड़ने का सिलसिला तो लगातार हम लोग देख ही रहे हैं, हर स्टेट में किस तरीके से हो रहा है। जिस तरह की बयानबाजी जिस तरह की टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट ने की हैं अलग अलग, चाहे वो अरुणाचल का केस हो, चाहे वो उत्तराखंड का केस हो जहां पर रिस्टोर किया गया था सरकार को, वो अपने आप में हैरत अंगेज करता है। और अरुणाचल का जो है नबाम तुकी वाला जो केस है सर, वो तो है ही पूरा स्पीकर का, उसमें तो सारा स्पीकर के रोल पर ही सारा निर्धारण किया गया है। तो ऐसी स्थिति में स्पीकर का चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है। और विपक्ष को अगर सही मायने में आवाज उठानी है, ये देखिए पहली बार होगा जब स्पीकर जब लीडर ऑफ अपोजिशन बनेगा। अब लीडर ऑफ अपोजिशन की एक परंपरा है सर कि लीडर ऑफ अपोजिशन जब चाहे वो खड़े हो सकते हैं। कोई भी अगर भाषण दे रहे हों और अगर लीडर ऑफ अपोजिशन ने अपना हाथ रेज किया है तो स्पीकर को परंपरागत तौर पर उनको बोलने का अधिकार देना पड़ेगा। जी जी, तो उनका अधिकार है। लेकिन ये अधिकार हमने इस तरह के कितने सारे अधिकार हमने राज्यसभा में भी खत्म होते देखे, लोकसभा में भी खत्म होते देखे। और एक और मैं बताऊं, डिवीजन, देखिए डिवीजन का जो अधिकार होता है वो किसी भी सांसद का अधिकार है। कोई भी सांसद जब चाहे वो बिल पेश हो रहा हो या बिल पारित हो रहा हो या कोई और डिस्कशन हो, तो उसमें एक हर सदस्य के पास इस बात का अख्तियार है कि वो वोटिंग की मांग कर सकता है। और वो वोटिंग की मांग एक अगर अकेला आदमी है वो भी कर सकता है। देना पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल देना पड़ेगा। जैसे असदुद्दीन ओवैसी बहुत बार डिमांड करते रहे हैं, जैसे वो एनके प्रेमचंद्र कोल्लम से सांसद हैं आरएसपी पार्टी के, वो वेरी इंटेलिजेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो हमेशा ये डिमांड करते रहे हैं क्योंकि थोरोली वो स्टडी करते हैं बिल्स की जी। लेकिन ये बिरला साहब के राजकाज में ऐसा हुआ कि उनकी आवाज को अनसुनी किया गया। और ये जो नियम लिखे गए हैं लोकसभा के नियम, जो रूल एंड प्रोसीजर्स ऑफ लोकसभा, उसके तहत ये स्पष्ट लिखा गया है कि कोई भी अगर बिल पारित होगा या कोई भी लेजिस्लेटिव काम हो वहां पर हो रहा होगा, अगर एक सदस्य ने भी डिमांड किया डिवीजन के लिए तो स्पीकर के पास ना करने का अधिकार ही नहीं है, उनको डिवीजन देना ही पड़ेगा। लेकिन कितनी बार ऐसा हुआ है कि इनको डिवीजन नहीं दिया गया। तो ये बड़ी बड़ी चीजें कि ओपोजिशन को बोलने नहीं दिया गया, ये हम लोगों के नजर में आ गई। लेकिन कितनी सारी ऐसी छोटी छोटी महीन चीजें हैं जो आम आदमी की नजर से बच गई, लेकिन लोकतंत्र की हत्या उनमें भी उतनी ज्यादा हो रही थी। एक सदस्य, देखिए सदस्य हर एक सदस्य का बराबर का अधिकार है, चाहे वो एक पार्टी का एक सदस्य हो या उसके 303 सदस्य हो। संसद के बिल्कुल बिल्कुल आप, मैं दोबारा भी आपका सलटूंगा। हम जो मूल विषय है, मैं बिल्कुल आप जो प्रोसीडिंग समझा रहे हैं, कार्रवाई बिल्कुल फैक्ट है कि प्रक्रिया यही है, एक हो चाहे कोई हो, उसको सुनना है, यानी उसका जो अधिकार है उससे वंचित नहीं किया जा सकता। आप खत्म कीजिएगा तो मैं कुछ धनंजय जी से पूछना चाहूंगा। मैं उस दिन हमारी जो बातचीत हुई थी रात्रि भोज में, उनमें उसमें यही कहा गया सबकी कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि अगर एनडीए का उम्मीदवार आता है, यानी कि टीडीपी का अगर कोई आता है उम्मीदवार, तो उनको हम लोग सपोर्ट करेंगे, हम लोग उस केस में अपना कैंडिडेट नहीं उतारने वाले। और अगर कहीं बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतारा तो ऐसी स्थिति में हम लोग चुनाव में जरूर जाएंगे और अपने उम्मीदवार को उतारेंगे। तो इस बात की संभावना कम है कि कांग्रेस अपना कोई उम्मीदवार उतारेगी। कांग्रेस इंडिया गठबंधन में से किसी को अपना उम्मीदवार बनाएगी और फिर चुनाव मैदान में वो लोग स्पीकर के जाएंगे। और स्पीकर का जब चुनाव होगा संजीव जी, तो ये समझ लीजिए कि पहली दफा होगा जब स्पीकर के चुनाव में दोनों पार्टियां आमने सामने होंगी। इंडिया गठबंधन का तो नंबर कम है, इस बात को तो समझ सबको है, लेकिन ऐसी स्थिति में बहुत बड़ी साख दांव पर लग जाएगी मोदी सरकार की, जो एनडीए के तौर पर काम कर रही है, कि उनके पास कितना बड़ा नंबर आता है। अगर कहीं नंबर में वो कम रह गई, मतलब जितना उन्होंने बोला है, क्योंकि संभावना है कि वो नंबर में कम रहने वाले हैं, जिस तरह से वो निर्दलियों का समर्थन भी अपने पाले में दिखा रहे हैं। और जिसमें तीन निर्दलियों ने ऑलरेडी कांग्रेस को समर्थन दे दिया है और 2 निर्दलीय जेल में हैं, जिनमें एक अमृतपाल है, एक इंजीनियर रशीद है। 5 निर्दलीय की तो एक घटना हो गई और 2 निर्दलीय बच के, वो लोग भी कांग्रेस के समर्थन में ही हैं। तो ऐसी स्थिति में जिस तरह से 300 से ऊपर का ही आंकड़ा दे रहे हैं, उसकी पोल खुलने की पूरी संभावना लोकसभा के स्पीकर के चुनाव में। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपकी मुट्ठी खुलने की पूरी संभावना है, मुट्ठी खुल जाएगी। और आपने जो बात कही, ओम बिरला ने तो जो कार्रवाइयों से विलोपित जो की गई बातें, वो भी बहुत सारे ऐसे हैं कि वो बहुत उसको लेकर सामने आता रहा है। धनंजय सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो ये रोल है नीतीश कुमार इतने ज्यादा डाउन क्यों है, एक चीज। और दूसरी, क्या एकनाथ शिंदे भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा खफा है? अभी जो रविंद्र जी ने बात कही कि वो मुट्ठी ना खुल जाए, तो इन सब के बीच जो अब ये बहुत अहम पड़ाव आ रहा है मोदी सरकार की, मोदी की और उनके दल की, बीजेपी की जो अग्नि परीक्षा है, इस सब पर आपकी टिप्पणी धनंजय सर।
देखिए, नीतीश कुमार को लेकर के तो मैं स्पष्ट कर दूं कि नीतीश कुमार कुछ नहीं करने वाले हैं। नीतीश कुमार तभी करते हैं जब उनके मुखिया बनने की जगह बनती है। क्या वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं? अगर प्रधानमंत्री नहीं बन सकते तो कुछ नहीं करेंगे। फालतू हम लोग गप कर रहे हैं कि नीतीश कुमार इधर जाएंगे, उनको ही नहीं जाएंगे, वही रहेंगे जहां वो है। ये नीतीश कुमार को समझ लीजिए। अब दूसरी बात आते हैं, ये जो एकनाथ शिंदे है, एकनाथ शिंदे जी के लिए अभी चुनाव है, विधानसभा का चुनाव, और उनका अपना अस्तित्व है। एकनाथ शिंदे भी कुछ नहीं करने वाले। सबका टेटुआ जो है अमित शाह जी के पास है। बाकी जो रविंद्र भाई साहब ने बतलाया, बहुत सही बातें की, और सारा ज्ञान, सारा जो है अनुभव है, जो सारा जो लिखा हुआ है, कायदे कानून है, वो सबका जिक्र किया है। लेकिन मैं एक सिंपल बात करता हूँ। अभी जो ये भागवत जी बोल रहे थे, सहमति की जगह है संसद। ऐसी बात तो आज तक किसी ने बोली नहीं थी जो उन्होंने कही। अब तक कहीं कोई सुना किसी ने? कहीं लिखा गया है? नहीं है। पहली बार उद्घाटित हुआ कि सहमति। 10 साल से क्या हो रहा था भाई? कहाँ बैठे थे आप? कौन सी गुफा में थे? कहाँ तपस्या कर रहे थे? तो ये झूठे मक्कार लोग हैं। इनसे अपेक्षा कर रहे हैं कि इस पार्टी का आएगा और वो जो है गरिमा का ख्याल रखेगा, संसद की गरिमा का ख्याल रखेगा, ये व्यक्ति की गरिमा का ख्याल रखेगा, मंत्री पद की गरिमा का ख्याल रखेगा। गरिमा शब्द निकाल दीजिए, कितना ये नीचे गिरा सकते हैं उस पर बात कीजिए, तो बात सही जगह पहुंचेगी। ये लोकसभा अध्यक्ष पे हम लोग लगातार उसी दिन से चर्चा कर रहे हैं। आपने एक और बड़ी अच्छी बात की जिस पे चर्चा होनी बहुत जरूरी है, कि अभी तक आपके सांसदों ने ओथ नहीं लिया है, अभी तक आपने विश्वास मत हासिल नहीं किया है। किस हैसियत से आप सरकार चला रहे हैं? कैसे सरकार चला रहे हैं? सरकार अगर गिर गई तो क्या करेंगे आप? गिर भी तो सकती है सरकार, जो अभी श्याम भाई रविंद्र भाई बता रहे हैं, सरकार गिर भी तो सकती है। तो आप, ये राष्ट्रपति की जिम्मेदारी है, तो राष्ट्रपति तो दही चीनी खिला दी, संपन्न हो गया काम। तो जब हर सांप पे उल्लू को बिठा दिया है और तब आप बोलेंगे कि बहुत बढ़िया होने वाला है, ये तो कल्पना ही बड़े हास्यास्पद कल्पना है। मतलब ये है कि हम खुद को ही मूर्ख बता रहे हैं कि भैया धनंजय कुमार तुम मूर्ख आदमी हो, तुम बस इस तरह से बात करते रहो। देखिए, टीडीपी के जो बात कर रहे हैं, रविंद्र भाई ने अच्छी बात कही। टीडीपी को कुछ नहीं पड़ी है। टीडीपी को अभी अपना स्टेट वापस संभालना है, क्योंकि 10 साल के बाद वो आए हैं, और अमरावती अभी राजधानी उनको खड़ा करना, उनको पैसा चाहिए। नीतीश कुमार को पैसा दे न दे मोदी जी, टीडीपी को पैसा जरूर देंगे, क्योंकि टीडीपी से जो है फर्क पड़ेगा। टीडीपी जब साउथ का वो जो है दुर्ग है, तो वहां से असर पड़ेगा, क्योंकि आरएसएस साउथ में जाना चाह रहा है ना। तो मैं कहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार वैसे ही चलेगी। अभी एक जगह हम लोग थे, मीनू जी भी तारीफ कर रही थी उनकी कि वो किरण रिजिजू गए मिलने के लिए उनसे, कांग्रेस के अध्यक्ष से। अरे कोई बड़ी घटना नहीं है। वो जो है रावण चला गया, बेश थर के साधु का तो साधु हो गया क्या? वो कल्पना ही बेकार है। तो ये मौका परस्त लोग हैं, इनसे अपेक्षा मत कीजिए। ये हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए तरह तरह के ढोंग रचेंगे, तरह तरह की चीजें करेंगे, और आपको अपनी जगह खड़ा रहना। क्या आपके नेता जिनके साथ आप खड़े हैं, जिनको लगता है कि जो देश की सभ्यता को, देश की संस्कृति को, संविधान को बचा सकते हैं, क्या उनमें रीढ़ बची है? तो दिग्विजय सिंह को देखना पड़ेगा कि कमलनाथ क्या कर रहे हैं। मेरी निगाह ज्यादातर उन लोगों की तरफ है जो इंडिया गठबंधन में शामिल लोग हैं। इंडिया गठबंधन के लोग के शामिल में लोग, अगर समझिए कि ये संविधान में लिखा हुआ है कि, या लोकसभा के कायदे कानून में लिखा हुआ है कि एक आदमी भी अगर सवाल करता है कि भैया आप जो है वोटिंग कराइए, तो वोटिंग कराना पड़ेगा। लोकसभा अध्यक्ष नहीं कह सकते कि नहीं। कभी आपने सुना कि संसद में हल्ला किया हो विपक्ष ने? क्यों नहीं किया? और ये छोड़ दीजिए, मैं ये भी मान लेता हूँ, ये जो भक्तगण बोलते रहते हैं, ये तो क्या अरवन नक्सल लोग थे जिन्होंने संविधान बनाया, पता नहीं कौन थे जिस हिंदू विरोधी थे जिन्होंने संविधान बनाया। अरे रामचंद्र ने तो एक व्यक्ति के कहने पर सीता को छोड़ दिया था। अगर तुम्हारे राम ही आदर्श है, वहां जो जाके खड़े हो। ये कहीं खड़े नहीं, ये केवल खड़े हैं पाखंड और झूठ के साथ। तो इनसे मुझे नहीं लगता अपेक्षा है। हमें विपक्ष से ये उम्मीद करनी चाहिए कि विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन क्या नागरिकों में ये चेतना भरता है? क्या वो कहता है कि क्या है संसद का मतलब, क्या है सरकार होने का मतलब, क्या है सांसद होने का मतलब, क्या है राष्ट्रपति होने का मतलब, और क्या है संविधान का मतलब? क्या इंडिया गठबंधन एक युद्ध स्तर पर, जैसे आरएसएस वाले समझाते रहते हैं कि भैया हिंदू राष्ट्र होना बड़ा जरूरी है, हिंदुओं को खतरा है, मुसलमान कब्जा कर लेंगे, अब बचेगा नहीं हिंदुस्तान। अरे जब कई सौ साल मुगलों ने शासन किया तब हिंदुस्तान रह गया, हिंदू रह गए, अभी खत्म हो जाएगा। तो ये इंडिया गठबंधन क्या ये जिम्मेदारी लेता है कि हम नागरिकों को संविधान बताएं,
ये टीका और ये अल्लाह अकबर और इससे निकले बाहर। अभी भी हम चादर चढ़ाएंगे मस्जिद जा करके, धर्मनिरपेक्षता अपनाएंगे, सर्वधर्म संभाव करेंगे। अरे धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है? सर्वधर्म संभाव का मतलब क्या होता है? आडवाणी जी हमेशा बोलते थे सर्वधर्म संभाव। संभाव क्या होता है? कहाँ संभाव है? अगर संभाव है तो सब अलग अलग धर्म कैसे हो जाते? आप कहिए धर्मनिरपेक्ष क्या? शासन का काम धर्म के साथ खड़ा होना है, किसी भी धर्म के साथ नहीं है तो फिर लिखना चाहिए था कि हम जो है जो बहुसंख्यक धर्म है उसको मानने वाले लोग। आप धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहे हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं आप। और अब कई आके विद्वान आके बोलेंगे ये तो इंदिरा गांधी ने फलाना समय में कर दिया, लिख दिया धर्मनिरपेक्षता, पहले नहीं था। अरे तो उसमें लिखा हुआ संविधान के भीतर घुसो कि धर्म, जाति, लिंग, जन्मभूमि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे, उसका मतलब क्या होता है? कोई समझाए मुझे। तो मूर्खों के लिए इंदिरा गांधी ने लिख दिया कि अरे बहुत सारे मूर्ख हैं, उनके लिए ये लाइन ऊपर ही लिख दो यार ताकि खेल खत्म हो जाए। तो ये चेतना जगाने का काम कौन करेगा? सवाल ये हर गांधी ने भी कहा, पता नहीं सब लोगों ने कहा कि जो सत्ता है करप्ट करती है। हम पढ़ते रहते हैं सत्ता करप्ट करती रहे। तो सत्ता करप्ट करती है, किसको करप्ट करती है? जिसकी रीढ़ नहीं होती है, जिसका विवेक नहीं होता है, जिसका आचरण गलत होता है, उसको सत्ता करप्ट करती है। और वो जो विवेकहीन होते हैं, जो पक्षपाती होते हैं, जो रीढ़ वाले नहीं होते, वो सत्ता से चिपक जाते हैं। उनको लगता है कि ये सत्ता छोड़ेगी नहीं, वो चाहे नीतीश कुमार हो, नरेंद्र मोदी हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे जो हो, जिनको लगता है कि मैं ही देश बदल सकता हूँ। अरे तुम्हारे बाद भी दुनिया रहेगी भाई। यही माना जाए कि जो अध्यक्ष पद है वो भारतीय जनता पार्टी के पास ही जा रहा है, यही मान लिया जाए। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के पास जाए न जाए वो सेकेंडरी है सर, मैं नहीं मानता हूँ। अगर कोई टीडीपी का आएगा तो क्या भारतीय जनता पार्टी जो चाहेगी उसके विरुद्ध चलेगी? टीडीपी चलेगी क्या? बाल योगी हैं, बाल योगी तब थे जब वाजपेयी जी थे। आज वाजपेयी जी हैं क्या कहीं संसद में आपको दिखाई पड़ते हैं? राजनाथ जी धोती पहन के चल रहे हैं, उनको लगता है कि मैं ही वाजपेयी हूँ। कहीं आपको दिखे वो वाजपेयी के तौर पर? कहीं भी नींबू और प्याज लटकाए देखा कि वाजपेयी जी नींबू और कोयला लटका रहे हैं रॉकेट में और फलाने में? तो ऐसे लोग आप क्या कहा जाए, फिर बड़ा मुश्किल है कुछ बोल पाना जी। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं सभी से, चूंकि अब हमारा एक अंतिम चक्र जो रहता है उसमें सुधीर जी से लेकर और वापस संजय जी तक वही एक सवाल होगा मेरा। मैं ये जानना चाहूंगा कि जो रिजू जी का जाना एक चीज, और दूसरा जो मैंने भी संजय जी से भी पूछा, सुधीर सर आप भी, कि क्या जो हालात बनते हैं, जो अभी मीनू जी ने भी कहा कि भाई, और बाकी पैनलिस्टों ने भी कहा कि अभी तो उनको वो अमरावती दिख रहा है नायडू साहब को, उनकी पहली प्रायोरिटी वो है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो यहाँ शायद वो गम खा जाए। तो दोनों चीजों पे कि क्या ये बीजेपी ही सरकार, जो अरुण जी ने भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार कहलाएगी, भले ही वो एनडीए है कहने के लिए, उन्हीं के हाथ में सारे कार्ड्स रहेंगे, एक चीज। और दूसरी जो चीज मैं चाह रहा था कि ये जो रिजू जी की मुलाकात, क्या इसमें ऐसी भी संभावना है हम देख सकते हैं कि जो परिपाटी परंपरा रही है कि विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पद दिया जाए, ऐसी भी कोई संभावना है, बन सकती है, देख सकते हैं हम लोग? सुधीर सर देखिए, संजीव जी, अभी रविंद्र जी ने संवैधानिक प्रावधानों और मूल्यों का उल्लेख किया, और हमारे धनंजय जी तो बहुत खरी खरी बातें कहते हैं लेकिन सच बात बोलते हैं। मुझे अच्छा लगता है वो। और पिछले 10 साल में आपने राजनीति को जिस तरह से प्रहसन में या स्वांग में बदलते देखा है, और जो प्रधानमंत्री की जो भाषा है, जो भाषा में भदेश जिसको हम बोलते हैं, वो सारी चीजें हमने देखी हैं। और रिजू का मिलना न मिलना बहुत मायने नहीं रखता है। जो जब कोई पार्टी मजबूरी सर, कहीं मजबूरी, अब इस समय मजबूरी में, आपकी मजबूरी की सरकार है, ये दिखावा है। इनकी पूरी राजनीति पाखंड पे आधारित है। हमारे धनंजय जी बात जब करते हैं तो आप ये बताइए, पूरी दुनिया में किसी भी देश में किसी भी पार्टी ने ईसा मसीह के नाम पे या हजरत साहब के नाम पे या भगवान बुद्ध के नाम पे वोट मांगा क्या? ये हिंदुस्तान की अकेली इकलौती पार्टी है जिसने सारे खेल करने के बाद जब देखा कोई रास्ता नहीं है तो मंडल की काट के तौर पे कमंडल को लेके आए और राम पे दांव लगा के सत्ता में आ गए। इनको राम से कोई मतलब नहीं है। इन्होंने शंकराचार्यों की अवहेलना की, शंकराचार्य को ट्रोल किया। अब जब ये अयोध्या में चुनाव हार गए तो वे अयोध्या की जनता को, अयोध्या के मतदाताओं को और अयोध्या को के बारे में क्या किस तरह की वाहियात बातें कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी किन प्रकार किसी भी कीमत पर सत्ता से बाहर नहीं जाना चाहती है। और जो नीतीश कुमार का आचरण है, वाकई वो उनकी कमजोरी हो जाए, जिस तरीके से वो नमन कोण बना रहे हैं धरती के साथ, वो बहुत आश्चर्यजनक है, उनको शोभा नहीं देता है।
लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि जिस तरह जो संख्या बल है, अभी तो गठबंधन ने विश्वास मत प्राप्त नहीं किया है। सरकार बन गई और मंत्री भी बन गए। कायदे से पहले विश्वास मत हासिल करना था, उसके बाद जो है प्रधानमंत्री को मंत्रिमंडल के गठन की घोषणा करनी चाहिए थी। लेकिन जब सारे खेल तमाशे हो रहे हैं और भारत के इतिहास में 75 साल में पहला मौका है कि राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को दही शक्कर खिलाया और उसकी फोटो भी बकायदा जो है टेलीकास्ट की गई, प्रसारित की गई, प्रचारित की गई है। तो ये सारा खेल जो राजनीति जहां आके खड़ी हो गई है, धर्म के नाम पे धर्म का पाखंड, इनको राम से कोई मतलब नहीं है। अयोध्या में हार जाते तो जय जगन्नाथ कहने लगते हैं, कल उड़ीसा में हार जाएंगे तो जय तिरुपति कहने लगेंगे, तिरुपति में हार जाएंगे तो विट्ठल विट्ठल करने लगेंगे। तो उनको किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। प्रतिपक्ष का पद खाली, डिप्टी स्पीकर का पद खाली। तो अब ये हो सकता है कि संख्या बल के नाते, और हमें सदाशयता के साथ ये उम्मीद करनी चाहिए कि नेता प्रतिपक्ष चुना जाएगा और डिप्टी स्पीकर भी चुना जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो लोकतांत्रिक परिपाटी है उसका पालन हो सकेगा। लेकिन सदाशयता के तहत आप भारतीय जनता पार्टी के ट्रैक रिकॉर्ड, उसके चरित्र, उसके चूल्हे को देखते हुए बिल्कुल उम्मीद न कीजिए कि वो खुशी खुशी इन लोगों को कोई पद देगी, कोई डील देगी, कोई रियायत देगी। जो कुछ वो करेगी मजबूरी में करेगी। संजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल। अरुण सर, आपकी टिप्पणी। मैं वही कह रहा था कि चूंकि मजबूरी की सरकार है, और वो तो अब इटली भी दौरा करा है। छोटी छोटी टिप्पणी सर, मेरे पास 4-1 मिनट का वक्त है, तो छोटी छोटी। जी, मैं वही कह रहा था कि जो कहा धनंजय ने और सुधीर भाई ने, मीनू जी ने, मैं तो दूसरी बात कहता हूँ कि सांप बड़ा अच्छा लगता है, लोग गले में लटकाए घूमते हैं, लेकिन सांप क्या काटना छोड़ देता है क्या? नरेंद्र मोदी सांप हैं। दूसरे, उनको आप मान लीजिए, उन्होंने पहले अपने घर से शुरू किया, फिर अपने पिता लाल कृष्ण आडवाणी, और किसको छोड़ा है? आप पार्टी के भीतर देखिए, पार्टी के बाहर देखिए, पूरा उनका आदर्श वही है। तो ऐसे में आप उनसे क्या उम्मीद करते हैं? किरण रिजिजू इसलिए जा रहे हैं ताकि कहने को ये मिले कि भाई देखिए हमने विपक्ष से बात की। होना तो ये है कि भाई उनकी आदत नहीं है। उन्होंने, चाहे गुजरात में देखिए आप, गुजरात में पूरी भाजपा खत्म करके मोदी भी भाजपा बना दी। दिल्ली में 10 साल में पिछले लगातार लोग बीजेपी कर रहे हैं, पर बीजेपी है कहाँ? 3 लोग, 2.5 लोग, एक मोदी, एक शाह और आधे नड्डा, इसके अलावा बीजेपी कहाँ है? पूरे चुनाव प्रचार के दौरान मोदी थे, गारंटी उनकी है, चेहरा उनका है, बातें उनकी हैं। तो चंद्रबाबू नायडू ने बहुत मार खाई है, स्पष्ट शब्दों में कहें। उनको पता है कि उनके साथ क्या होने वाला है। तो राज्य के लिए मांगेंगे, लेकिन इतना ध्यान रखेंगे कि ऐसा ना हो कि वो राज्य तक सिमटे रह जाएं और दिल्ली में उनकी पूरी कुर्सी जो है ना उठा के अपने आप उन पर कब्जा कर लें नरेंद्र मोदी, क्योंकि नरेंद्र मोदी कुछ भी कर सकते हैं। आज सबसे बड़ी बात यह कि उन पर भरोसा कौन करेगा? ऐसा कोई सगा नहीं है जिसको मैंने ठगा नहीं, है नारा बहुत पुराना उनका हो चुका है। और आज सबसे बड़ी चीज ये है, सैद्धांतिक बातें अलग हैं, संवैधानिक बातें अलग हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी का व्यवहार अपना अलग है। वो कल बदल जाएंगे, अपना स्वभाव बदल लेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर होता तो जो हम कह रहे हैं, आज फग्गन सिंह कुलस्ते कह रहे हैं भोपाल में बैठ के कि मुझे राज्य मंत्री का पद दिया जा रहा था, इतने साल बाद भी हम भी देख रहे हैं 30 साल से उस आदमी को। और वही परंपरा की आदरणीय राष्ट्रपति महोदया चीनी और दही खिला रही हैं। ये क्या है? होना ये चाहिए था सीधे सीधे कि आप पहले बहुमत सिद्ध कीजिए, उसके बाद विस्तार होता जो कुछ होता, लेकिन सब कुछ उल्टा है। और अगर ये नीतीश की तो बात छोड़ दीजिए, क्योंकि नीतीश नहीं अलग हट सकते, वो कुर्सी से चिपके रहेंगे, उनके पास कोई विकल्प नहीं है। लेकिन नायडू ने ये किया तो आप समझ लीजिए कि फिर उसके बाद ये एनडीए नहीं, फिर बीजेपी की सरकार होगी। पर इस बार जो धनंजय कह रहे हैं, विपक्ष को इस बार खड़े होना पड़ेगा। विपक्ष मजबूत है, चाहे 100 कांग्रेस के हों, चाहे 36 अखिलेश के हों, चाहे 30 ममता के हों, सब मजबूत हैं और एक से एक दम के साथ खड़े होंगे। इसलिए नरेंद्र मोदी ये नौटंकी कर रहे हैं कि रिजिजू तुम चले जाओ। खुद क्यों नहीं बात कर ली उन्होंने? खुद बात कर लेते तो नाक कट जाती क्या? राहुल गांधी तो संसद में गले मिलने गए थे, उनको पूरे जीवन गाली देते रहे। वो सदाशयता आप ये मान के मत चलिए कि सांप अपना स्वभाव छोड़ देगा काटने का। कुछ भी हो जाए, मोदी नहीं बदलने वाले। और अगर नायडू को ये बात समझ में नहीं आई तो फिर जो होगा वो हमारे सामने आएगा। हफ्ते भर बाद देख लेना आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हफ्ते भर बाद हमारे सामने जाएगा। मीनू जी, आपकी टिप्पणी क्या करिएगा? बहुत अरुण भाई ने तो बहुत खतरनाक बात, और बिल्कुल है भी मुफीद की, वो जो उसका स्वभाव है
चंदन में लिपटने वाले वो जो विषधर है, वो उनका तो विष को छोड़ना है। वो आपका अनम्यूट कीजिएगा प्लीज जी, अनम्यूट करिए। अरुण दीक्षित जी ने जिस जीव का नाम लिया है, इस वक्त उस जीव की पूंछ पे पैर है, नायडू का भी और उसका भी, विपक्ष का भी। नीतीश को जी। इसलिए किरण रिजिजू आ गए हैं। जैसे ही पूंछ पे से पैर हटेगा, उस जीव की वो पुकारेगा, डस मिलेगा। तो ये स्थिति इनकी है। और मुझे तो ऐसा लगता है जिस तरह की चालाक ये लोग हैं, हो सकता है कि चंद्रबाबू नायडू तो अध्यक्ष पद मांग रहे हैं, ये उनको उपाध्यक्ष पद में पटा ले और विपक्ष भी टाप पटाने की कोशिश वही चल रही है, वही कोशिश चल रही है। जी 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 जी, यही कहना था वैसे। जी जी, रविंद्र जी आपकी टिप्पणी प्लीज। अनम्यूट कीजिएगा सर, अनम्यूट कीजिएगा प्लीज, अनम्यूट कीजिएगा। मीनू जी की बात बिल्कुल सही है, क्योंकि सर ऐसा कभी हुआ नहीं है आज तक कि विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पद ना दिया जाए। अगर 2014 को छोड़ दें, जब एनडीए के घटक दल एआईएडीएमके को ये पद दे दिया गया था, उसके पहले लगातार यही परंपरा रही थी कि ये पद जाता था विपक्ष के पास। हालांकि मीरा कुमार जब स्पीकर थी तब भी कारिया मुन्ना को ये पद दिया गया था, जो कि बीजेपी के लिए बड़े लीडर थे। तो ये परंपराओं का तो खैर जिस तरीके से हम लोगों ने बदलते हुए देखा है वो वाकई में, लेकिन एक बात तय है संजीव जी की सरकार उसी की बनेगी, चलेगी जिसका स्पीकर होगा। अगर स्पीकर बीजेपी का बन गया तो महीने 2 महीने में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को हम लोग टूटते बिखरते देखेंगे। और ये शुरुआत मेरे हिसाब से होनी है महाराष्ट्र से, क्योंकि जो शिंदे की पार्टी है, एक बात तो ये तय मान के चलिए कि अगर शिंदे अगला चुनाव जीत गए बीजेपी के साथ तो भी शिंदे मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, और अगर शिंदे चुनाव हार गए तो भी शिंदे मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। तो उनकी पार्टी का तो हालात बहुत नाजुक है। उस पार्टी को तो टूटना ही है, चाहे वो बीजेपी के पक्ष में टूटे, चाहे वो उद्धव ठाकरे के पक्ष में टूटे। तो वहां से शुरुआत होने वाली है मेरे ख्याल से ये। और मजबूत अगर स्पीकर होंगे, अगर वो नियम कायदे के हिसाब से चलने वाले होंगे, तो शायद उन परंपराओं को वो निर्वाह कर लेंगे जो पहले वाले स्पीकर्स ने उनको दी है। नहीं तो हम लोगों को बीजेपी का अगर कोई स्पीकर आएगा तो लोकतांत्रिक और नई गिरावटें देखने को मिल सकती। बिल्कुल ठीक। धनंजय सर आपकी टिप्पणी, बहुत मुफीद बात कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो, और आपने भी वही कहा था कि हम कितने नीचे तक जाएंगे, वही कुछ बात रविंद्र जी भी कह रहे हैं। देखिए रविंद्र भाई जो कह रहे हैं महाराष्ट्र के बारे में, मैं उससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि बीजेपी की स्थिति अभी ये नहीं है। वो ऐसे अगर उनके शब्द ले, अरुण भाई साहब के सांप वाला शब्द ले, तो वो जहर उसका निकल गया है अभी महाराष्ट्र में। और इसलिए निकल गया है कि वो बड़ा जो है दांत उसके तोड़ दिए गए हैं। 9 ही सीट मिली, 27 में से 9, कितना नीचे चले गए। और उनको अभी समझ में नहीं आ रहा है कि करें क्या, कैसे हम बदले, कैसे हम जो है अपने पुराने प्रभाव को वापस पाएं। एक सवाल ये है। दूसरा, अरुण भाई साहब देखिए क्या है, हमारा देश जो है सांपों का देश तो बहुत पुराने जमाने में कहा गया था, सपेरों का देश है। तो सांपों को नचाना आता है हमारे देश के लोगों को, बीन पे नचाते हैं, है ना। तो हमारे देश के जो नागरिक हैं, मैं इनको बड़ा ताकतवर मानता हूँ। और नागरिक इसलिए कि उनका जो बीन जो है ना वो संविधान है। ये विपक्ष को खाली समझना है, इंडिया गठबंधन को समझना है कि जो राहुल गांधी ऐसे लेके चल रहे थे पॉकेट वाला संविधान, वो क्या वो संविधान के मूल जो तत्व है वो गांव गांव अपने कार्यकर्ताओं तक भी पहुंचाएंगे। राहुल गांधी की विपक्ष के नेता बनाए जाएंगे, राहुल गांधी की नहीं, गांधी मीडिया इस पर लगा हुआ है। मैं बोलता हूँ क्यों विपक्ष का नेता उसको बनाना चाहते हो, गांधी रहने दो ना, उसको घूमने दो, गांव गांव जाने दो और बताओ कि ये संविधान है। एक बाबा जो है ऐसे ट्रिब्यून लगा करके या नकली वैष्णव का बोल धारण करके अनसंट बोल करके जो है लोकप्रिय हो जाता है, वो सत्ता बनाने बिगाड़ने लगता है। तो जो जिस आदमी के खून में राजनीति है उसको छोड़ो। तो ये कांग्रेस के लोग ही गड़बड़ करते हैं। मैं बोलूं कि इस देश को बिगाड़ने में अभी जो राहुल गांधी के आसपास लोग हैं, उनको एक बार चिंतन करना चाहिए कि राहुल गांधी मूलतः है क्या। और जिसने भी उनको पकड़ाया, संविधान सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, वही बीन है, वही सांप को नचाएगा, चाहे वो अजगर हो, चाहे वो गेहुअन हो, चाहे पता नहीं कोई भी हो। सारे जहरीले जीवों को बांधने की कला संविधान में है और हमको संविधान पकड़ के चलने की जरूरत है। जी बिल्कुल ठीक। एक शानदार जानदार चर्चा और बहुत ही सार्थक बातें निकलकर इस पूरी चर्चा में आई। धनंजय जी आपका, अरुण जी आपका, सुधीर जी और साथ में रवि जी और मीनू जी, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। हमारे दर्शकों तक आपने बहुत ही ऐसी चीजें पहुंचाई जो निश्चित तौर पर देश में चल रहा है, वो सारा कुछ दृश्य यही आगे होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा आपका। तो ये थी हमारी आज की चर्चा, जिसमें निकलकर यही आता है कि है तो जनता ही सर्वोपरि। और अभी जो हालात है इस वक्त, उन हालातों में
बीजेपी कोशिश तो यही करेगी कि उसे ही पद मिले, और यदि वो पद ले जाने में कामयाब होती है, जैसा हमारे पैनलिस्ट ने कहा, तो फिर मानकर चलिए कि ये जो लोकतंत्र का हमने एक विद्रूप रूप देखा 10 सालों में, और भी इससे ज्यादा विद्रूप रूप निकलकर सामने आएगा। इसीलिए शायद जो उसके घटक दल हैं उन्हें सावधान हो जाने की जरूरत है। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नए चर्चा के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा अनुरोध कि हमारी ये चर्चा आपको कैसी लगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा। प्यार बनाए रखिए, स्नेह बनाए रखिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन भी दबाइए और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।